आइए, तो भाग 1 और भाग 2 हम देख चुके हैं और बहुत ही अच्छे से देखे हैं, यहां तक कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। आज जो है हम भाग 3 देखने वाले हैं, अर्थात उसमें क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार या उसी बोलते हैं मूल अधिकार। ठीक है ना, इस चीज के बारे में हमें देखना है, फंडामेंटल राइट्स, और इस टाइप से देखेंगे ताकि कोई भी एग्जाम दीजिए इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो रेडी आप लोग, आइए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इसी को बोलते हैं क्या, मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, समझिए। अब बताइए, सबसे पहला बात आता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है, तो भाग 3 में, भाग 3। ठीक है ना, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। और भाग 3 में जो है कहां से कहां तक पढ़ना है हमें, 12 से लेके आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक। ठीक है ना, 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है ना, और बात आता है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, बताइए कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो अधिकार से अधिकार से अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। लेकिन बोलेगा मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के हम पढ़ते हैं वो कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया। ठीक है ना, चलिए, तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस। और भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को क्या बुलाता है, मैग्ना कार्टा बुलाता है। और बताइए सबसे पहले मैग्ना कार्टा प्रयोग कहां हुआ था, इंग्लैंड में। कहां हुआ था, कहां प्रयोग हुआ था, कहां प्रयोग हुआ था, कहां हुआ था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। अच्छा बताइए मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। ठीक है ना, और सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, मैग्ना कार्टा का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, कहां हुआ था प्रयोग, इंग्लैंड में हुआ था। और किसने किया था, देखिए ये किया था जॉन मेजर ने। कब किया था, 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में। ठीक है ना, क्या कहते जानते हैं, किसानों, वहां जो किसान था, किसानों को लिखित अधिकार दिया था। ठीक है ना, इसको क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। समझिए फिर से, हम क्या बोले, मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है, भाग 3 में है। और भाग 3 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35, 12 से लेके 35। और कहां से लिया गया, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहता है, मौलिक अधिकार को। और इसका अर्थ क्या होता है, अधिकार पत्र। सबसे पहली बार कहां प्रयोग हुआ था मैग्ना कार्टा का, इंग्लैंड में किया गया था, किसके द्वारा, जॉन मेजर, 1215 में। आइए बताइए, जो मौलिक अधिकार है राज के लिए क्या है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है, तो राज के लिए नकारात्मक है। ठीक है ना, राज के लिए क्या है, नकारात्मक है। नागरिक के लिए, हम लोगों के लिए क्या है, सकारात्मक है, अच्छा है। ठीक है ना, हमें जन्म से क्या होता है, बोले ऐसा कौन सा अधिकार है जो जन्म से ही प्राप्त है, मौलिक अधिकार क्या है, ये जन्म से हमें प्राप्त है, किससे, जन्म से ही क्या है, ये प्राप्त हो जाता है। हाँ, नागरिक के लिए क्या है, नागरिक के लिए सकारात्मक, सकारात्मक। अच्छा देखिए, तो यहां तक क्लियर दिख रहा है क्या, कट नहीं रहा है ना, ठीक है, तो समझ गया ना। राज के लिए मौलिक अधिकार क्या है, नकारात्मक है। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों के लिए सकारात्मक है। और ये हमें जन्म से ही क्या होता है, जन्म से ही प्राप्त है, प्राप्त
है, ठीक है ना। अब बताइए जो मौलिक अधिकार है ये बाध्य योग है क्या? बाध्य योग समझते हैं क्या? जो हम छीन के भी ले सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, ये देना पड़ेगा, तो बाध्य योग नहीं हुआ? बाध्य योग है। हम यहां से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए हम लड़ सकते हैं मौलिक अधिकार के लिए। यदि मौलिक अधिकार को हनन करेगा कोई, हम यहां से हाई कोर्ट नहीं सुने तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो बाध्य योग है, ठीक है ना। तो बाध्य योग, ठीक है ना, बाध्य योग है, बाध्य योग्य है, ठीक है ना। बताइए क्या न्यायालय द्वारा संरक्षित है? हाँ, न्याय हमें रक्षा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट 226 के तहत हमें क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार का रक्षा कर रहा है, ठीक है ना। तो न्यायालय द्वारा क्या है? संरक्षित है, संरक्षित है। और न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, परिवर्तनीय है, ठीक है ना। अच्छा बताइए क्या मौलिक अधिकार को आपातकाल के समय किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए इधर आया था कोरोना वायरस, ठीक है ना, ऐसे आपातकाल घोषित होगा ना, हमारा मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। क्या पूरी तरीके से खत्म हो सकता है? नहीं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। समझिए यहां पे हम बोल सकते हैं निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस समय? आपातकाल के समय, आपातकाल के समय। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। क्या पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है? बताइए क्या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है? तो क्या बोलेंगे? नहीं, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद संशोधन कौन करता है? संशोधन संसद करेगा, समझ रहे ना। तो पहला क्या बोले यहां पे? राज के लिए क्या है? नकारात्मक है, हम लोगों के लिए क्या है? सकारात्मक है। ये हमें जन्म से ही क्या होता है? अधिकार प्राप्त है। वाद योग है, हाँ है। न्यायालय द्वारा संरक्षित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। क्या आपातकाल के समय से निलंबित किया जा सकता है? रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है, ठीक है ना। वो कौन रोकता है? निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या पूर्ण तरीका से समाप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और जितना भी मूल अधिकार में संशोधन होगा कौन करता है? संसद, ठीक है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमें क्या कर रहा है? हमारे मौलिक अधिकार को क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट SC ये करता आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत रक्षा कर रहा है। और हाई कोर्ट 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकार को क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, ठीक है ना। यदि हम आगे बात करें, समझिए यहां पे, यदि हम आगे बात करें, सबसे पहले मौलिक अधिकार का मांग, मौलिक अधिकार का मांग, मौलिक अधिकार की मांग, बताइए सबसे पहले किसने किया था? देखिए मौलिक अधिकार का सबसे पहले मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। कौन विधेयक के तहत? स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक कब किया था? 1895, समझ सकते हैं 1895 में ही किसने? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? मौलिक अधिकार का मांग किया था। किस विधेयक के तहत? स्वराज विधेयक। और इसी ने बोला था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। आइए उसके बाद दूसरी बार मांग किसने किया था? दूसरी बार देखिए आया था नेहरू रिपोर्ट। क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू रिपोर्ट। ये कब आया था? 1928 में, 1928 में। और लाने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पिताजी कौन था?
मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इन्होंने लाया था, ठीक है ना। और अभी बोलेगा भारत राष्ट्र कांग्रेस, बताइए भारत राष्ट्र कांग्रेस स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कहा हुआ था? गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में, होने वाला था पूना में। तो ये बोलेगा भारत राष्ट्र कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया? बताइए। तो कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन। अधिवेशन किसका? भारत राष्ट्र कांग्रेस, मतलब INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में कहा हुआ था? कराची में। कहा हुआ था? और बताइए किसके अध्यक्षता में? किसके अध्यक्षता में? तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में। फिर समझिए, मौलिक अधिकार का मांग सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस विधेयक के तहत? विधेयक समझते हैं ना? प्रस्ताव, प्रस्ताव, ठीक है ना। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक कब? 1895। बताइए नेहरू रिपोर्ट कब आया था? किसने लाया था? ये दूसरी बार क्या किया था? मौलिक अधिकार का मांग किया था। और फिर जाके भारत राष्ट्र कांग्रेस में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग हुआ कराची अधिवेशन में। कब? 1931 में। कहां पे? कराची में। किसके अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछा जाए, बताइए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? यह पूछेगा। फिर मौलिक अधिकार उप समिति, जैसे मुखिया, उप मुखिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समिति, उप समिति का अध्यक्ष। बताइए समिति कौन था? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यदि बोलेगा उप समिति तो JB कृपलानी, JB कृपलानी, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेने बन जाएगा ना। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब आता है, बताइए कुल मौलिक अधिकार, अधिकार पहले कितना था? कुल 7 मौलिक अधिकार पहले कुल 7 था, लेकिन वर्तमान अब कितना हो गया? अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कुल 6 है, ठीक है ना। और नोट में याद रखिएगा 7वां कौन सा था? 7वां था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। अभी हम 6 बताएंगे ट्रिक से। अभी फिलहाल समझिए 7वां क्यों हटाया गया। देखिए 7वां था संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद बोलेगा तो आर्टिकल 31 में था, ठीक है ना। अब बताइए सरकार अब रोड बना रहा है। अब रोड किसी दाम किसी का घर आ गया, वो बोलेगा मेरा संपत्ति हम नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। बोलेगा घुमा के बनाइए रोड, पटरी जा रहा है घुमा के बनाइए, एयरपोर्ट बन रहा है घुमा के बनाइए, मेरे घर इधर से घर में नहीं हटेगा, मतलब मेरा घर चौड़ा हो जाना चाहिए, रोड चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब बताइए फिर बहुत दिक्कत हो रहा था। सरकार बोला इससे काम नहीं चलेगा, तब इसको हटाना पड़ेगा। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार या बोल सकते हैं विधिक अधिकार 300 में डाल दिया है, भाग 12 में डाल दिया। अब सरकार, देखिए सरकार चाहे तो हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अब बोले पड़ोसिया चलिए अब तो हम भी हटाइए देंगे, नहीं पड़ोसिया आदि हटा रहा है, क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया ना। आप कानून के पास जाइए, जाते हैं ना पुलिस थाना सब जाते हैं ना कि देखिए मेरा जमीन हड़प रहा है, जबरदस्ती हड़प रहा है, उसके लिए कानून है। लेकिन हाँ सरकार आदि आ गया, सरकार का रोड बन रहा है, कभी कभी देखे होंगे रोड बन रहा है, कोई आज तक मुझे डोजर के सामने आया था, उसको भी उठा लेता ऊपर है, ठीक है ना। था बोलता है नीचे उतार दीजिए जो करना करिए, हाँ लेकिन आपको मुआवजा मिलेगा। यदि आपका जमीन है 2 गुना 3 गुना करके पैसा दिया जाएगा। लेकिन सरकारी जमीन है,
आप बोलिए अब मेरा हमको मुआवजा चाहिए, 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो संपत्ति के अधिकार को सातवां क्या था? सातवां था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार और संपत्ति के अधिकार जो सातवां में था, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन बताइए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, 1978 में हुआ था, ठीक है ना? इसे हटा करके भाग किसमें? भाग 12, भाग 12 आर्टिकल, आर्टिकल कितना? 300 का, 300 का को या कहीं कहीं ए लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है ना? समझ गया ना? पहले कुल जो था मौलिक अधिकार 7 था, अब कितना बचा? 6 बचा। सातवां में कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? 3 उठा करके, पहले आर्टिकल 31 में था, ये किसमें था? आर्टिकल 31 में था, अभी उठा के 300 के क में डाल दिया और 300 को किस भाग में आता है? भाग 12 में आता है, ठीक है ना? अब नहीं लड़ सकते हैं। अब इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी, ऐसी क्या बोलते हैं? विधिक, विधिक अधिकार इसमें दे दिया है। अच्छा बताइए, इस समय 1978 में पीएम कौन था? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। समझ गए? चलिए अब जो हम सब देखेंगे 6 मौलिक अधिकार को देखेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। छह अधिकार, आइए इसका ट्रिक है, ट्रिक, छो ट्रिक है, छो का जो ट्रिक है इसका समस्व, समस्त बोलते हैं ना, समस्व, ठीक है ना? समस्त शोध, शोध शिक्षा के, शिक्षा के ये आखिर प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा के उपचार के लिए, उपचार के लिए एक ट्रिक हुआ, ठीक है ना? कि समस्व शोध शिक्षा के उपचार के, जितना भी शोध हो रहा है किसके उपचार के लिए? शिक्षा के उपचार के लिए, ये ट्रिक हुआ। आइए देखते हैं। पहले क्या? समस्व शोध, शोध शिक्षा, शिक्षा के उपचार के लिए। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सम मतलब क्या होगा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा बताइए, स्व क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा बताइए, शोषण के, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे ध्वस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बताइए, शिक्षा, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति का अधिकार। और सातवां, सॉरी छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
समझिए, तो ट्रिक क्या था? समस्व शोध शिक्षा के उपचार के लिए, सम से समानता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार से क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना? आइए अब हम बात करते हैं कौन जो है कहां से कहां तक है। आइए, सबसे पहले समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। बताइए स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28 हो जाएगा। और बताइए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29, 30, 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। बताइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, साहब लिख देगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर ने संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा, आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। तो समझ में आया? तो कोई दिक्कत कि कहां से कहां तक पढ़ना है? मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। आखिर 33 कहां गया, 34 कहां गया, 35 कहां गया? अब समझिए 33, 34, 35 वो हम लोगों के लिए नहीं है। समझिए 33, 34, 35 हम लोगों के लिए नहीं है। अब ये किसके लिए है? ये सेना, मीडिया, गुप्तचर। समझ रहे ना? गुप्तचर हम लोग कंट्री जो है अलग अलग देश में क्या है? गुप्तचर है, दूत है, जो भी खबर होता है हमें वो देते रहता। समझिए तो सेना, मीडिया, गुप्तचर, ये तीनों को जो 33 है, आर्टिकल 33 है ना, इसके मौलिक अधिकार के क्या करता है? कम करता है। समझ रहे ना? आर्टिकल 33 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 33 में ये चर्चा है कि सेना, मीडिया और गुप्तचर के मौलिक अधिकार को क्या किया जाए? कम किया जाए। अब बताइए मौलिक अधिकार को यदि कम नहीं करेगा, उधर ताज होटल में हमला हुआ था, अब सेना इधर से एंट्री कर रहा है, मीडिया दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग जवान इतना कमांडो, पैरा कमांडो एंट्री कर गया है, अब हमला करने वाला है। अब बताइए दुश्मन वहां से देख रहे हैं, अब देख करके घेर के मार देगा। तो बताइए अब मान कोई इधर से जा रहा है, आर्मी रास्ता जाएगा, बता रहा मेरा आर्मी इधर से जा रहा है। हम जानते हैं कोई भी ऑपरेशन क्या होता है, चोरी छुप क्या होता है, आप सबको दिखा रहा है, दिक्कत हो जाएगा। आर्मी में जो भी काम हो रहा है वो गांव में आके बताएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। क्या क्या उसका खुफिया सब बातें होता है उन्हें बताना। इसीलिए आर्मी, गुप्तचर और मीडिया के मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। ये बात किसमें? आर्टिकल 33 में। अब बात आता है आर्टिकल 34 में क्या है? समझिए आर्टिकल 33 समझ गए। अब आर्टिकल 34 का आता है यदि कोई स्टेट में, यदि कोई स्टेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब वहां पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहां क्या करेगा? कौन लॉ लगाएगा? मार्शल लॉ। कौन सा लॉ? मार्शल। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे मार्शल लॉ लगा करके अब सैनिक उतार देगा, और जिसको मन होगा, जो ज्यादा भच भच करिएगा उसको मार देगा, एकदम ठाए गए। समझ रहे ना? आखिर मार्शल लॉ कब लगता है? जब ही देखता है राज अब कंट्रोल से बाहर है, यहां के लोग मन्ना नहीं दे रहा है किसी का, तब वहां मार्शल लॉ लगाया जाएगा। उसको बोलता है अप्सा कानून, अप्सा। ठीक है ना? समझिए यहाँ पे बाद में सब पढ़ लीजिएगा। मार्शल लॉ समझिए। आर्टिकल 35 में क्या है? समझिए आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 में ये बात है कि संसद जो है मौलिक अधिकार को और शक्तिशाली बनाने के लिए, संसद मौलिक अधिकार को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। बात किसमें? आर्टिकल 33। 33 समझ गया सबसे पहले। 33 में क्या कर रहा था कि सेना, मीडिया, गुप्तचर, ये तीनों के जो मौलिक अधिकार है इसमें क्या किया जाता है? 33 के तहत कम किया जाता है। ठीक है ना? 34 में क्या कहा गया? यदि कोई राज कंट्रोल से बाहर हो गया, वहां क्या लगाया जाएगा? मार्शल लॉ लगा के एकदम सैनिक उतार के सबको बढ़िया धुलवाया जाएगा। ठीक है ना? आर्टिकल 34 में है। और आर्टिकल 35 में क्या है कि संसद जो है हमारे मौलिक अधिकार को और कम नहीं, शक्तिशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। ठीक है ना? चलिए अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 12 और 13 क्या देखिए यहाँ पे, यहां से कहां से चालू है? 14 से चालू है। ठीक है ना? चलिए आ जाइए।
आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या चीज का चर्चा है? राज की परिभाषा। राज की परिभाषा। कौन सा राज? ये 28 जो राज है, 28 जो राज है, ध्यान समझिए क्या, ये राज का चर्चा नहीं। हम राज किसको बोलेंगे? हम राज उसको बोलेंगे जिसके पास कुछ शक्ति है, जो अपना नियम कानून बनाकर जनता पे थोप रहा है, उसे हम राज बोलेंगे। यूपीएससी राज है, बीपीएससी अपने आप में क्या है? राज है। सबसे बड़ा राज देश में संसद कौन है? पूरा नियम कानून देश कैसे चलेगा, सब नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। समझ रहे ना? बताइए, राज में विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी क्या है? राज है। यहां तक कि बिजली विभाग जो होता है, इसका भी अपना अलग अलग नियम कानून होता है, ये भी क्या? राज है। नगर पालिका क्या है? अपने आप में राज है। सुना, बिहार बोर्ड अपने आप में राज है, ठीक है। सीबीएसई अपने आप में क्या है? राज है। हम इसको राज बोलेंगे जिसके पास कुछ शक्ति होता है और जनता थोपता है। देखना, विद्यार्थी थोप देता है, दिक्कत हो जाता है, प्रोटेस्ट करने आता है, देखा है ना? ये सब क्या है? इसका परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 12। अब बात आता है आर्टिकल 13 में क्या है, समझिए। आर्टिकल 13 में क्या है? जानते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा नियम कानून जो हमारे मौलिक अधिकार के क्या करे? कम करे या हनन करे, या तो पहले बनाओ, समझिए बात को, जो भूत में, भूत समझते हैं ना, जो पहले बनाओ, या अभी बन रहा है, या आगे बनने वाला है, ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकार के क्या करे? कम करे या हनन करे, उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे रक्षा के लिए बैठा है। बोला कहां कहां, किसको दिक्कत देने जा रहा है? ठीक है ना, हम यहां बैठे हुए हैं, अभी कौन सा कानून बनाया जा रहा है? मौलिक अधिकार को कम करने वाला, इसको हम शून्य घोषित कर देंगे। ये बात किसमें? आर्टिकल 13 में। समझ गया ना कि पहले ऐसा कानून बना है जो अभी बन रहा है या आगे बनने वाले हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार को क्या करे? कम करे या हनन करे, उससे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जो हमारे लिए बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसे क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है। शून्य कर सकता नहीं, कर देगा। ठीक है ना? इसमें क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा कानून, ऐसा कानून जो हमारे किसको? मौलिक अधिकार को क्या करे? कम करे। कम मतलब क्या? हनन करे, कम करे, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ गया ना? हाँ, अब समझ गया। हम लोगों ने बैठा है वहां पे, थोड़ा भी दिक्कत किया मौलिक अधिकार में गया। चलिए, अब जो है हम देखते हैं समानता का अधिकार। आज हम सिर्फ क्या देखेंगे? समानता का अधिकार देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए आइए, रेडी हो जाइए। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18। मतलब ध्यान समझिएगा, इसमें सिर्फ किसका बात होगा? समानता का। किसका बात होगा? समानता की बात होगा। चलिए, सबसे पहला आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 अर्थात बोल सकते हैं हम अनुच्छेद 14। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? एक मिनट रुकिए। हाँ, समझिए, आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष, समझिए, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। बताइए,
कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? बताइए कोई। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और बताइए, कानून के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, आप सब बताइए, ये यदि कानून रहता, ये नहीं आता, ये नेगेटिव था पॉजिटिव था? ये अच्छा था खराब था? नेगेटिव था। क्या था? ऐसे लिख दे क्या? नेगेटिव चार्ज। सही है। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आइए आप समझिए, कानून के समान समानता मतलब क्या तो जानते हैं? मतलब कानून के समान क्या है? समझिए, सभी समान है। अब बताइए, खुलेआम गलत था। यदि बच्चों कोई गलती करता तो उतने सजा, अब बड़ों को करता तो उतने सजा, बूढ़ वो करता तो उतने सजा, लेडीज को करती तो उतने सजा। समझ रहे हैं ना? अब बताइए, मान लिया जाए, समझिए, अब बताइए, दिक्कत नहीं था यहाँ पे? बहुत दिक्कत था। आप 5 साल का बच्चा कोई गलती किया, वही कानून। बड़ा भी कोई गलती किया तो वही कानून। ठीक है ना? इसीलिए क्या गया? अब देखिए यहाँ पे, कानून के समान संरक्षण मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई बच्चा है उसके लिए अलग रूल है, बड़ों के लिए अलग रूल है, बूढ़ी के लिए अलग रूल है। अब बताइए, यदि विधवा पेंशन किसी को मिल रहा था, अब जब दूसरा लेडीज बोलती है हमें भी विधवा पेंशन चाहिए, अब किसी को मिलेगा वृद्धा पेंशन। समझिए आप बात को, किसी को मिलेगा वृद्धा पेंशन, आप बोलिएगा उसको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, हमें भी दीजिए। सब कानून के समान, सब बोले हैं समानता है, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार है, उसको वृद्धा पेंशन हमें भी दीजिए। बताइए, बहुत दिक्कत हो जाता है ना? समझ रहे ना? इसीलिए कानून के समान संरक्षण लाया गया। ठीक है ना? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अच्छा बताइए, आर्टिकल 14 किसके लिए है? दोनों के लिए, भारतीयों के लिए भी, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी है। ऐसा बात नहीं है आप जो गलती किए आपके लिए अलग सजा है, अब विदेशी आया उसके लिए डायरेक्ट फांसी की सजा है, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए समान अवधि दिया गया है। लेकिन आज देखिए, कुछ आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30, बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ किसके लिए प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं, आर्टिकल क्या? 15। आर्टिकल 15 समझिए, आर्टिकल 15 में क्या है? इसमें 5 आधार लिया गया। कितना आधार? 5 आधार। कौन कौन सा? जाति, धर्म, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर, के समझिए, सभी के आधार पर, के आधार पर पब्लिक पैलेस में, मतलब सार्वजनिक जगह पे, ठीक है ना? आधार पर सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक जगह क्या हो? पब्लिक प्लेस क्या हो? जैसे शमशान घाट, आप बोलिए खाली हम ही जलेंगे और कोई यहाँ पर नहीं जलिएगा। ये हॉस्पिटल में मेरा इलाज होगा और किसी का नहीं होगा, ये कोई बात हुआ? ये मंदिर में हम ही पूजा करेंगे और कोई नहीं करिएगा, ये फील्ड पे हम ही खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा, नहीं। सार्वजनिक जगह पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बात नहीं किसी पर्सनल घर में, हाँ नहीं होता है। मान लो कोई नहा रहा है, बताइए कैसा आपको फील हो रहा है? सो रहा है एकदम, बताइए जगह करके कैसा फील हो रहा है आपको? ये गलत है, फिर यहाँ भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक जगह कहां कहां? जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और बताइए, आर्टिकल 15 किसके लिए है? सिर्फ भारतीयों के लिए। जाति समझ रहे ना? जाति जो जात होता है, धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। कहां पे? सार्वजनिक जगह पे। और लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है ना? और वंश, वंश मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश चलता था ना, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं। हम ही वंश का है, हम ही खाली यहां रहेंगे और कोई नहीं रहिएगा, मेरा चलती था पूर्वज में, अभी भी रहना चाहिए, दबदबा था, दबदबा है और रहेगा, ठीक है ना? और कोई यहां नहीं रहेगा, हम ही खाली रहेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? आइए
और जन्म स्थान, जन्म जैसे हम लोग जन्म यहाँ हुआ, इस स्थान पे कोई नहीं आएगा, ये कोनो बात हुआ, इसमें खाली ईट वाला रहेगा, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। कीजिएगा तो आर्टिकल 15 के तहत आप पे क्या होगा, कार्रवाई होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आर्टिकल 16। आज ज्यादा नहीं देखना है, सिर्फ 18 तक देख लेना है। आइए आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, इसमें अवसर की समानता। अच्छा एक बात और, वो छूट गया कुछ पॉइंट, हम यहां पे लिख देते हैं, समझिए यहां बात को। आर्टिकल 13 में आइए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, हम दो चीज छोड़ दिए थे, अभी हम बताते हैं। आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, और इसी में जो है न्यायिक पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा की चर्चा किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 13, और न्यायिक पुनर्वलोकन की चर्चा किसमें था, आर्टिकल 13। अब देखिए समीक्षा क्या होता है, सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकार क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, उसके लिए कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएगा, उसी बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, समक्ष खड़ा हो जाएगा, हम यहाँ पे हैं अभी। और पुनर्वलोकन मतलब क्या जानते हैं, कि मतलब कोई कानून ऐसा बना दिया, मतलब अपना खुद जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ऐसा गलत फैसला ले लिया, तो फिर दोबारा जो जांच करेगा कि हम कहीं गलत तो फैसला नहीं ले लिए, तो मतलब फिर से जो जांच करेगा उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। समझ गए। ये दोनों चर्चा किसमें है, आर्टिकल 13 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहां पे हम चर्चा कर दिया। आइए आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, देखिए 14 मत मार दीजिएगा, यहाँ अवसर की समानता है, मतलब अवसर मतलब क्या हो, नौकरी में समानता। आइए, लेकिन कितना आधार बताइए, 7 आधार, टोटल कितना आधार, 7 आधार। कौन कौन सा, जाति, धर्म, 5 तो पहले से था, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव, क्या होगा, उद्भव, और एगो हम भूल रहे हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इस सभी को किसमें, लोक नियोजन में, अर्थात नौकरी में, लोक नियोजन में समानता, क्या चीज, समानता मिलेगा, क्या मिलेगा, समझ रहे ना। आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता, इस 7 आधार पे लोक नियोजन में क्या मिलेगा, समानता, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, नोट में लिखा गया भेदभाव किया जाएगा, समझिए, फिर नोट में लिखा गया इसी में कि भेदभाव किया जाएगा, भेदभाव नोट में है कि भेदभाव किया जाएगा, लेकिन किसके आधार पे, आरक्षण के आधार पे, किसके आधार पे, हाँ सही बोले, आरक्षण के आधार पर। चलिए अगला बता देते हैं यहां पे, निवास स्थान, ये हुआ 7वां आधार, ठीक है ना। आइए, हाथ क्या बोले, नोट में इसमें पहले इसमें बोल, देखिए यहाँ पे 7 आधार दे के लिख दिया गया है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस 7 में समानता, समान संरक्षण दिया जाएगा, समानता दिया जाएगा। लेकिन नोट में लिखा गया आरक्षण के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। आरक्षण किसको देगा, जो पहले ऊंचे जाति के द्वारा निम्न जाति को टॉर्चर किया गया था ना, जो जितना दिक्कत पहले उसके साथ किया जा रहा था, अभी वो सुख भोग रहा है, उसको आरक्षण मिल रहा है। मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पे जो नीचे दबा हुआ है ना, उसको छूट दिया जा रहा है ताकि वो भी क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, इसीलिए उसको आरक्षण दिया जा रहा है, समझ रहे ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं आगे। अच्छा, आरक्षण किसके आधार पे, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षणिक
पिछड़ापन, मतलब जो समाज में पीछे रह गया, जैसे स्त्री पीछे रह गई है शिक्षा के मामले में, ठीक है ना, समाज उसको हमेशा बोलता है नहीं तुम घर तक ही सीमित रहो, जो भी करेगा पुरुष करेगा, समझ रहे ना, पढ़े है ना अर्धनारीश्वर चैप्टर। हाँ, स्त्री हमेशा नीचे दबा है, सोचता है मतलब नीचे दबा के रखे, इसीलिए उसको क्या दिया गया है, आरक्षण। नौकरी में भी देखिए 33%, कितना प्रतिशत, 33% आरक्षण है कि लड़की का सीट इतना खाली होना चाहिए 33%, इसमें कोई लड़का एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन 33% जैसे फुल हुआ अब लड़का वाला एंट्री करेगा, समझ रहे ना। हाँ, जो उधर है 67%, अब लड़का हम क्या करेगा, एंट्री करेगा। अब देखते हैं हम कौन सा जाति को अभी कितना छूट दिया गया है, चलिए इसी में हम सब देख लेते हैं। आइए यहां पे समझिए, चलिए आरक्षण देखते हैं किसको कितना आरक्षण मिला है। आइए सबसे पहले एससी, क्या चीज, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, और एगो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस। देखिए एससी को 15%, कितना प्रतिशत, 15% आरक्षण दिया गया है, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अब समझिए, एससी समझते हैं ना, इसमें धोबी, चमार, पासवान जो भी आता है, ठीक है ना, वो सभी किसमें आएगा, एससी में। इसको 15% आरक्षण है। ये देखिए आज क्या लगता है, ये देख के आपको क्या लगता है 27% हम लोग ज्यादा ही दे दिया है, नहीं, 80% खाली जनसंख्या हम लोगों का है। कितना है, 80, लगभग कितना प्रतिशत, 80% इसकी जनसंख्या है। अब 27 गो रोटी दिया 80 गो में, बांट के क्या करिए, खा लीजिए। इसीलिए कटअप क्या होता है, ज्यादा जाता है हम लोगों में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन इन लोगों में कम रहता है। ये सब देखिए ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से, आर्थिक इकोनॉमिकल होता है ना, आर्थिक रूप से क्या है, पूरा ही कमजोर होता है, कमजोर वर्ग में इसको रखा गया है, इसको 10% दिया गया छूट, जितना इतना जनसंख्या भी नहीं है, समझ रहे ना, इतना क्या है, जनसंख्या भी नहीं है, उतना दिया गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका जनसंख्या बढ़ रहा है, समझ रहे ना, तो समझ गए। एससी, एसटी में कौन आता है, शेड्यूल ट्राइब, जो आदिवासी होता है, पहाड़ी लोग सब आता है, किसमें आता है, एसटी में आता है, समझ रहे ना। ये सब हो गया आर्थिक रूप से पूरा क्या हो गया, कमजोर हो गया। और ओबीसी 27%। आइए, तो पिछड़ा वर्ग आयोग में कितना प्रतिशत आरक्षण, 27% ना, 27% आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग में पहली बार मांग कब किया गया था, 1953 में पहली बार, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, 1953। काका कालेलकर, चलिए काका कालेलकर कितना प्रतिशत मांगा था, 27% आरक्षण। फिर समझिए, फिर दूसरी बार पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया, 1979। और इस समय किसके अध्यक्षता में, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल 1979। और रिपोर्ट कब सौंपा, समझिए, रिपोर्ट 1980 में, रिपोर्ट 1980 में। अब दिमाग लगाइए, उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी, समझिए। 78 में मोरारजी देसाई, फिर जाके इंदिरा गांधी फिर बनी, फिर आएगा राजीव गांधी, ये भी आरक्षण नहीं दिया, इंदिरा गांधी भी आरक्षण नहीं दी। उसके बाद राजीव गांधी आया, उन्होंने भी क्या दिया, आरक्षण नहीं दिया। अब आया बीपी सिंह, कौन आया, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है ना। अब कौन आया, यहां पे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसी को बोला गया मंडल समिति, क्या बोला गया, मंडल समिति। अब देखिए पीएम के रूप में अब कौन आएगा, बीपी सिंह,
बीपी सिंह। कब आया? 1990। 1990 इन्होंने क्या दिया था? 27% आरक्षण दे दिया। ये देखा कि आज से नहीं, शुरू से ही ओबीसी जो वर्ग है इस सरकार से क्या है? नाराज है। शुरू से 27% आरक्षण मांग रहा है, उसकी जनसंख्या भी ज्यादा है। ऐसा करते हैं, हम आरक्षण देते हैं। आरक्षण जैसे दिया, बन गया प्रधानमंत्री, ठीक है ना? समझ रहे ना? इंदिरा गांधी खटिया खड़ा, इसका फिर हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? बीपी सिंह, बिंदेश्री प्रसाद सिंह क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, कब आरक्षण दिया था? 1990। 1990 में, ठीक है ना? और हाँ, ध्यान रखिए कुछ बातों का आप लोग कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग बताइए किस आर्टिकल में चर्चा है? 338, ठीक है ना? ये 338 का ए, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग किस आर्टिकल में? 338 के बी। अच्छा बताइए, ज्यादा फास्ट है कि ज्यादा फास्ट नहीं है ना? आइए चलिए अब देखते हैं आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 17। और याद रखिएगा इसमें कोई अपवाद नहीं है। एक बार गलती की है, आर्टिकल 17 में है क्या? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया किसके तहत? आर्टिकल 17 के तहत। मतलब अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत, छुआछूत का अंत, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। और ये भी कब आया था? ये भी कब आया था? ये भी आया था 1955। 1955 में आया था। 1955 में आया था, ठीक है ना? कौन? छुआछूत का अंत। यहां तक कोई दिक्कत? और इसमें कोई अपवाद नहीं है। थोड़ा भी छुआछूत बोलेगा हम में नहीं सटो, तुम ही जात का है, वो जात का है, बस समझ ली फिर क्या होगा, ठीक है ना? आइए आर्टिकल 17। अब लास्ट है क्या? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 आइए देखिए यहां पे आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या? पहले सुनेंगे सम्राट अशोक, सम्राट जैसे बोला ना, मतलब ऊंचा बात हो गया ना, कि सबसे मतलब वही है बड़ा पदवी वाला। ऐसा क्या होता है? फील होने लगता है, इसीलिए सब हटाने का, कि समानता लाना है ना देश में। हाँ, इसीलिए उपाधियां क्या किया गया? अंत। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? 18। आर्टिकल 18 उपाधियों क्या किया गया है? अंत किया गया है, ठीक है ना? अब समझिए यहां, लेकिन किस क्षेत्र में, नोट ध्यान रखिएगा, नोट में आखिर किस क्षेत्र में उपाधि का अंत नहीं किया गया? तो दो चीज में, एक शिक्षा और एक सेना के क्षेत्र में आप उपाधि लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर, देखिए लिखे होंगे पोस्टर में, डॉक्टर ई सिंह, डॉक्टर है सिंह, डॉक्टर फलना सिंह, डॉक्टर फलनी सिंह, तब ना पता चलेगा डॉक्टर यहाँ पे है, ये डॉक्टर है। हाँ, उसके इंजीनियर, क्या चीज? इंजीनियर, इंजीनियर, ये लगा सकते हैं। आपको भी क्षमता अभी पढ़ के बनी है, ठीक है ना? उसके बाद सेना के मामले में जैसे कैप्टन मान सिंह, ठीक है ना? कैप्टन शैतान सिंह, ठीक है ना? कैप्टन हो गया, कैप्टन। जैसे एडमिरल, सुनिए, एडमिरल आर डी कटारी, एडमिरल लगाते हैं, वाइसराय लगा देते हैं, ठीक है ना? और लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और मेजर, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है ना? यहाँ पे मेजर, ये सब आप जो है नाम के आगे लगा सकते हैं। फिर भारत रत्न जिसको मिला वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। आपको भारत रत्न मिला, ऑलरेडी आपका नाम है, ठीक है ना? आपको नाम के आगे लगाने कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत? समझ में क्लास आया? कल जो है हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आगे देख लेंगे कहां तक जाना है, मूड पे डिपेंड करता है। चलिए बाकी बात और सब सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, हम लाइक को ठोकने नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, यदि क्लास अच्छा लगे अपने ठोकेगा।